हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि अपने सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अपने कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो राजस्थान में, सभी एग्जाम में आरपीएससी यहाँ से एक या दो क्वेश्चन उठाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, छोटा सा टॉपिक भी है। आप लोग समझोगे हमारे साथ में तो आपको प्रत्येक जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर भी होंगे। तो साथियों, उससे पहले जो साथी ग्रेड सेकंड शिक्षक के लिए सीरियस है, वो चाहता है कि मेरे संस्कृत डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो, तो टाइम कम बचा है, इसके लिए हमारी कोचिंग फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज लेके आया है, वो भी 16 जून से। इस टेस्ट सीरीज को चलते हुए 1.5 महीना हो गया है। जो भी साथी जिसने भी अभी तक नहीं दी है हमारी टेस्ट सीरीज, आप हमारी टेस्ट सीरीज को एक बार विजिट करो। आपको हमारे पेपर जो आरपीएससी का स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड के आपको हमारा पेपर मिलेगा। जो साथी ऑफलाइन देना चाह रहे हैं उनके लिए 900 रुपये फीस है। जो साथी ऑफ ऑनलाइन देना चाह रहे हैं उनके लिए मात्र 450 रुपये फीस है। साथ में साथियों, हमारी फैकल्टी को देखो तो हमारी फैकल्टी सभी आरपीएससी में सिलेक्टेड फैकल्टी है। इसके साथ में हमारी फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी भी है। जैसे जितेंद्र हुड्डा सर 37वीं रैंक से अभी वरिष्ठ अध्यापक है। इससे पहले सर ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम 2 टाइम्स के लिए, यानी प्रोविजनल लिस्ट में इनका हो रखा था लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। सुभाष सर का इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी केमिस्ट्री में कर रखी है। साथ में अभी वर्तमान में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक से इनका चयन हुआ है। इन्होंने 2 बार नेट जेआरएफ निकाल चुके हैं। राजस्थान में अपने आरपीएससी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुके हैं, एसीएफ का इंटरव्यू दे चुके हैं, और पूरे राजस्थान में जूनियर केमिस्ट में 6ठी रैंक से इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसे ऐसी तरह हमारी शालिनी मैडम है, जो कि फिजिक्स की मैडम है। इन्होंने जेई मेन क्वालिफाई कर रखा है, आईआईटी जेम क्वालिफाई कर रखा है। डीयू में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में इनकी रैंक 16वीं रैंक आई थी। गेट में ये क्वालिफाइड है, और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। इसी प्रकार हमारी प्रियंका मैडम है, जो कि एक सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड है वर्तमान में, और बायोलॉजी का काफी इनको एक्सपीरियंस भी है। तो साथियों, हमारी जो टीम है वो एक संतुलित टीम है, जो कि आरपीएससी के पैटर्न को समझती है, और आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाती है उनको अच्छी तरह से पता है। उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। तो जो भी साथी सीरियस है वो एक बार जरूर हमारे टेस्ट सीरीज को विजिट करें। साथियों, हम कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर कराने के लिए पीपीटी का सहारा लेंगे। हम पीपीटी में लेके आया हूँ, आप सभी हमारे साथ में पढ़ते जाना, मैं आपको समझाता चले जाऊंगा। तो हमारे कम टाइम में सेकंड ग्रेड के लिए किफ़ायती चीज़ साबित होगी। इसी प्रकार चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जो स्टूडेंट सीरियस है उनके लिए किफ़ायती होगी। इससे बाहर मैं वापस एक बार फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं दावा कर रहा हूँ, इससे बाहर अपना आरपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देखोगे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और आप यदि इनको एक एक पॉइंट को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लें, एक भी क्वेश्चन अपने नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, अब बात करेंगे अणुकक्षक सिद्धांत एमओटी की। पहले सबसे यही पूछते हैं आरपीसी में बेसिक कि एमओटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमें पता होना चाहिए हुंड एंड मूलिकन के द्वारा ये सिद्धांत यानी अवधारणा दी गई। तो किसके द्वारा दी गई थी? हुंड एंड मूलिकन। तो यदि किसी को ऐसे याद नहीं रह रहा हो तो आप तो एमडीएच मसाला याद रख लो। एमडीएच मसाला याद होता है, एम से आता है एमओटी, डी को आप भूल जाओ, एच से आता है हुंड। ठीक है, तो एम से एमओटी भी आ गया, और एम से मूलिगन भी आ गया, और एच से क्या आ गया? हुंड आ गया। तो एमडीएच मसाला आप याद रख लो। क्या रखोगे आप याद? इसकी यदि किसी को बार बार ऐसे नाम में दिक्कत आ रही है तो सर हमें एक ही ट्रिक है, एमडीएच। हम क्या रखेंगे? एमडीएच मसाला का नाम याद रखेंगे, उससे हमारे एमओटी का प्रिंसिपल किसने दिया था वो हमें पता चल जाएगा। अब क्या होता है एमओटी का प्रिंसिपल? एमओटी के अब ये बोलता है एमओटी के अनुसार दो भिन्न परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व समान आकृति के सभी परमाणु कक्षक आपस में कंबाइन करते हैं और एमओ का निर्माण करते हैं। अब देखो,
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन भी, क्या होता है एमओ वो हम आगे पता चलेगा। हमें ये पता है परमाणु कक्षा का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हमें O2 के मॉलिक्यूल का एमओ बनाना है तो हमें पता है O2 मॉलिक्यूल अणु में कितने परमाणु है, एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन दो परमाणु से बना हुआ है मॉलिक्यूल है। तो ये यही बात बोलना चाह रहा है कि जितने भी हम परमाणु है, इन परमाणु के सहयोग से हमें क्या मिलेगा, इस O2 का एमओ डायग्राम मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन दोनों परमाणु के जो एनर्जी है वो समान होनी चाहिए और इनकी आकृति भी समान होनी चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया एमओ बनाएंगे। ठीक है, ये आपको आगे पूरा समझ में आ जाएगा भी कैसे बात कर रहे हैं। यदि आप चाह रहे हो तो मैं बीच में बताता हूं कैसे। देखो तो साथियों, जैसे O2 का अपने खाली पेज में यहाँ देखो, यहाँ O2 का अपने बात कर रहे हैं, हमें O2 का एमओ बनाना है। हमें पता है O2 किससे मिला हुआ है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन का AO और इस ऑक्सीजन का AO आपस में मिलके हमें क्या देगा, O2 का MO देगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन होते हैं, इस ऑक्सीजन में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको हम कैसे भरते हैं, सिग्मा, हम जो नॉर्मली भरते हैं वो नॉर्मली कैसे भरते हैं कि 1s2 1s2 2s2 2p। अब देखो दो तो 4 और 4, इसी प्रकार इसमें कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p 4। अब देखो यदि इन दोनों की ओवरलैपिंग करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यही बात बोलना चाह रहे हैं, ये ओवरलैपिंग करेंगे तो देखो 1s इस 1s से भी कर सकता है, ये 1s इस 2s से भी कंडीशन बन सकती है और इस 1s की इस 2p के साथ में भी बन सकती है। इसी प्रकार इस 2s का इस 1s के साथ में भी बन सकता है, इस 2s का इस 2s के साथ में भी बन सकता है और इस 2s का इस 2p के साथ में भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस 2p का इस 1s के साथ में भी बन सकता है और इस 2p का इस 2s के साथ में भी बन सकता है और इस 2p का इस 2p के साथ में बन सकता है। ये हमारे सारे पॉसिबल जो जितने संभव हो सकते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए आपस में कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमें पता है, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी कि समान ऊर्जा व समान आकृति, ये समान ऊर्जा व समान आकृति होना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन हो गई कि हमें पता है कि जब भी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर के, यानी n बराबर 1 है 1s, तो केवल 1s से ही ओवरलैपिंग कर सकता है क्योंकि इनकी एनर्जी समान होती है। तो इसलिए हमने आगे लिखा है देखो कि 1s केवल 1s से ही जुड़ सकता है, 2s से नहीं। अब मेरे हिसाब से आपके पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, 1s वालों की एनर्जी समान है, जबकि हम n बराबर 2 रख लेंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनकी एनर्जी आपस में समान नहीं रहेगी, तो समान एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ही आपस में जुड़ेंगे, समान एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में जुड़ेंगे। तो देखो 1s के साथ में जुड़ सकता है, 2s और 2p के साथ में नहीं जुड़ सकता, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार 2s है वो 1s के साथ में नहीं जुड़ सकता, केवल 2s का 2s के साथ में ही जुड़ सकता है। इसी प्रकार 2s का 2p के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि आगे हमने एक कंडीशन और देखी है, हमने इसमें क्या लिखा है कि समान ऊर्जा के साथ में समान आकृति होनी चाहिए। तो आगे क्या होना चाहिए, समान ऊर्जा के साथ में समान आकृति भी होनी चाहिए। हमें पता है कि S क्या होता है, गोलाकार होता है, और P क्या होता है, डंबलाकार शेप का होता है। तो क्या इनकी आकृति सेम होती है, आकृति मैच नहीं कर पाती है। आकृति मैच नहीं करने के कारण इनमें भी आपस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि 2s का 2pz के साथ में बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि 2pz और ये 2s ऐसे होता है और ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, दोनों इनको आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी आकृति में क्या है, परिवर्तन है, लेकिन इनका बॉन्ड एक जैसे बॉन्ड बनाते हैं। एस बॉन्ड हमें पता है एस क्या है, गोलाकार है, और एस गोलाकार होने के कारण ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार 2pz क्या है, डमलाकार होने के कारण 2pz भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस वजह से 2s का 2pz के साथ में मिक्सिंग हो सकती है, ये एक संभावना है। इसी प्रकार आप इसमें देखोगे तो इसके साथ में भी नहीं हो सकती, इसके साथ में भी नहीं, 2p का 2p के साथ में। तो अपनी देखो जो 9 पॉसिबिलिटी थी उन 9 से हम किस पे आ गए, 3 पे आ गए।
मोटा मोटा। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ समान ऊर्जा और समान आकृति वाले ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि समान ऊर्जा और समान आकृति वाले ही जुड़ेंगे, ये हमें याद रखनी है। एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इसमें से पूछ लेते हैं। तो देखो 1s केवल 1s से जुड़ सकता है, इसी प्रकार एस कक्षक केवल s से या pz से ही जुड़ सकता है। इसका रीजन ये है कि ये pz भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है और s भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखो px और py से नहीं जुड़ सकता। इसी प्रकार pz केवल pz से जुड़ सकता है, यानी कंबाइन कर सकता है, px और py से नहीं कर सकता। तो आपको पूछ सकता है कि pz किसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, pz के साथ में, ओवरलैपिंग या बॉन्ड की नहीं, ओवरलैप, अतिव्यापन की बात चल रही है। इसी प्रकार py है वो py के साथ में ही बना सकता है, px है वो px के साथ में ही ओवरलैपिंग कर सकता है। क्या pz px के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखने हैं कि किस प्रकार ओवरलैपिंग होगी। तो समान ऊर्जा वाले समान ऊर्जा के साथ में और समान आकृति वाले समान आकृति वालों के साथ में ही ओवरलैपिंग या कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये पॉइंट है। अब बात करें हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो एमओटी के अनुसार जितने परमाणु कक्षक आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही एमओ कक्षक बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक क्या होंगे, आपस में कंबाइन करेंगे उतने क्या बनेंगे, अणु कक्षक बनेंगे। देखो एक बात, वीबीटी क्या बोलती है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एक एटॉमिक ऑर्बिटल से एक एमओ ही बनता है। जबकि हमें पता है अभी एमओटी क्या बोल रही कि जितने एओ जुड़ेंगे उतने क्या बनेंगे, एमओ। यहाँ देखो एक एओ प्लस एक एन, एक प्लस एक एन, दो बन रहे हैं तो दो एमओ बनने चाहिए। ये एमओटी बात बोलनी चाहिए, दो अणु कक्षक बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। जैसे दो एओ प्लस दो एओ आपस में जुड़े, आपको बोल दिया जाए और पूछ लीजिए कितने एमओ बनेंगे, यानी कितने अणु कक्षक बनेंगे, तो हम बोलेंगे 4 अणु कक्षक बनेंगे। ठीक है, अब कैसे, अब देखो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने बात करेंगे H2 मॉलिक्यूल की। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है। तो इसका एक 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार इधर भी 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसकी ओवरलैपिंग होगी, हमें पता है ये एक और ये एक, तो एक प्लस एक से कितने बनने चाहिए, 2 एमओ बनने चाहिए। तो 2 एमओ इस टाइप के बनेंगे, ये बनेंगे 2 एमओ इस टाइप के बनेंगे। एक की ऊर्जा ज्यादा होगी, एक की ऊर्जा कम होगी। तो समझ रहे हो, आप जितनी यहाँ पे ओवरलैपिंग कराओगे आप उतने ही हमारे को एमओ बनते मिलते जाएंगे। तो यहाँ हम एक प्लस एक की करवा रहे हैं तो हमें 2 मिल रहे हैं टोटल, देखो 2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही बात ये बोलना चाह रहा है कि जितने हमें एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने हम परमाणु कक्षक आपस में जोड़ेंगे उतने ही हमें एमओ अणु कक्षक मिलेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। जब दो परमाणु कक्षक कंबाइन करते हैं तो दो नए कक्षक बनते हैं, हमें भी पता है, जिनमें से एक की बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं जिसको, और एक को एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहा जाता है। देखो ये बात यहाँ पे आ गई, ये देखो यहाँ पे एक प्लस एक से कंबाइन किया और कितने बने, यहाँ पे देखो ये एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी 2 बन गए। 2 ही बनने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो एक को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, एक को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। किसको बॉन्डिंग बोलेंगे, किसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे, हमें पता है ये ऊर्जा का क्रम है। ऐसे चलेंगे हम तो ये ऊर्जा का क्रम है। तो देखो ऊर्जा किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम, इसकी क्या होगी, ऊर्जा अधिकतम होगी, ऊर्जा अधिक होगी। तो आप तो ध्यान रखना, जिनकी ऊर्जा अधिक होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी ABMO बोलेंगे। और इसमें क्या होते हैं, इसकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम हो, जिनकी भी ऊर्जा कम होगी उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, BMO। ठीक है, तो एक बात अपनी ध्यान होनी चाहिए कि पहले, सबसे पहला रूल कि समान आकृति वाले समान आकृति साथ में जुड़ेंगे, यानी 1s का 1s के साथ में ओवरलैपिंग होगी, इसी प्रकार 2s का 2s के साथ में होगी, इसी प्रकार 2px का 2px के साथ में होगी। ये पहला पॉइंट था।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, जितने एओ जुड़ेंगे उतने हमें क्या मिलेगा, एमओ मिलेगा। देखो यहाँ पे 1+1 से कितने एमओ बनने चाहिए, 2 एमओ, 2 एमओ बन रहे हैं। ठीक है। अब हमें इनमें से पता करना है कि किसको हम बॉन्डिंग वाला बोलेंगे, किसको हम एंटी बॉन्डिंग वाला बोलेंगे। तो हमें पता है जिनकी ऊर्जा कम होती है तो हम ऊर्जा के अकॉर्डिंग एबीएमओ और बीएमओ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब यही बात बोलना चाह रहा है कि दो परमाणु कक्षा बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अब कौन सा बॉन्डिंग होगा कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा ये हमें पता चल गया। देखो इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या बोल रहा है, बॉन्डिंग वाली की ऊर्जा कम होती है, हमने देख ली बॉन्डिंग वाली की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। साथ में इनके देखो इनका स्थायित्व भी अधिक होता है। हमें ये पता है कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व अधिक होता है। क्या, हमें ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे लिख लो आप कि ऊर्जा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्थायित्व के। जिसकी ऊर्जा कम है उसका स्थायित्व अधिक होगा। तो ये क्या करेंगे, जो बीएमओ है, बीएमओ का नाम से मतलब बॉन्डिंग, बंध बनाएंगे ये, तो ये बंध का निर्माण करते हैं। अब देखो इसी प्रकार एबीएमओ, एबीएमओ कौन सा होता है, ये वाला ऊपर वाला एबीएमओ होता है। तो ऊपर वाले की एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। जब जिसकी ऊर्जा अधिक है उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। और स्थायित्व कम होगा इसका मतलब ये क्या होंगे, बंध निर्माण का विरोध करते हैं। तो ये बंध निर्माण को बनने नहीं देते, बंध को बनने नहीं देते, तो उनको बोलते हैं हम एबीएमओ। अब आपको बोल दिया जाए कि 1s+1s की और की मिक्सिंग से क्या बनेंगे, तो हमें पता है देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, एक एक ये है, एक ये है, तो कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। तो देखो 2 बन गए ये वाला। अब हमें पता है कि नीचे वाला इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो नीचे हम इधर जाएंगे तो ऊर्जा का क्रम ये होता है, ऊर्जा। तो नीचे वाली की ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, बीएमओ बोलते हैं। ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा अधिक होगी, अधिक ऊर्जा वालों को हम क्या बोलेंगे, एबीएमओ बोलेंगे। दो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं एमओ डायग्राम। तो देखो ये एमओ डायग्राम में हमें पूछ लिया जाए कितने ऑर्बिटल, तो एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है। जिसमें से एक कम ऊर्जा उसको बीएमओ और एक को एबीएमओ बोलेंगे। आगे देखो, जो बीएमओ है ये वाला, इसको हम किससे, बीएमओ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा, पाई और डेल्टा से। इसकी आप इनके साइन याद रखना, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है देखो, तो सिग्मा, पाई और डेल्टा सीधा सीधा है। जबकि ए बीएमओ इनके ऊपर क्या स्टार है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार व डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि बीएमओ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सीधे से। जबकि ए बीएमओ को किससे किया जाता है, जो स्टार का मतलब क्या होता है, ए बीएमओ है, सीधा सीधा ये बात होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिग्मा और पाई से क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तब उसको सिग्मा बोलेंगे, और जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई। अब देखो हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ये जुड़ेगा तो ये 2 बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाने वाला और एक बॉन्ड का विरोध करने वाला। ये जो बॉन्ड बनाने वाला है इसको हम सिग्मा बोलेंगे, और ये जो बॉन्ड का विरोध करने वाला है इसको हम सिग्मा स्टार बोलेंगे। इसी को तो हम एबीएमओ बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बीएमओ बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है, एबीएमओ वालों को हम स्टार बोलते हैं और बीएमओ वालों को हम सीधा सिग्मा बोलेंगे। तो यदि सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो सिग्मा। इसी प्रकार पाई बॉन्ड, जैसे पाई बॉन्ड वाला क्या होता है कि 2px+2px, मेरे को पता है पाई बॉन्ड बनाते हैं, आगे हम बताएंगे। तो पाई बॉन्ड बनाने से जो पाई वाला है पाई स्टार बनेगा ऊपर वाला, और नीचे क्या वाला बनेगा, पाई बनेगा सीधा। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे उनके सिग्मा लिखेंगे, जो पाई बॉन्ड बनाएंगे उनमें हम पाई बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, पाई और पाई स्टार लिखेंगे। अब 5 नंबर पॉइंट देखो कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है, तो हमें पता होना चाहिए कि बीएमओ व एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन होप बाउ प्रिंसिपल से भरते हैं। होप बाउ क्या होता है कि जिनकी ऊर्जा कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी कम ऊर्जा वाले को पहले देंगे हम। तो देखो यहां से हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम है यानी बीएमओ, तो बीएमओ में पहले भरेंगे और एबीएमओ में बाद में भरेंगे। ठीक है, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि कम ऊर्जा वाले का इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे भरा जाता है, सारे हम आगे पढ़ाएंगे। नहीं तो आपको देखो एक बार हम इसका एग्जांपल दे देते हैं 5 नंबर का। देखो 5 नंबर को मैं ऐसे करता हूँ कि देखो बीएमओ एबीएमओ है, अब यूं बहुत सारे बीएमओ एबीएमओ बन जाए जैसे, तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बनने, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बनने। तो
तो अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो हम इसको बोलते हैं, हमने अभी बताया कि इसको क्या बोलेंगे, हम बी एम ओ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ए बी एम ओ बोलेंगे। और यदि 1s प्लस 1s, हमें पता है 1s प्लस 1s क्या बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या होगा, सिग्मा, और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार। तो इलेक्ट्रॉन जब भी भरना चालू करेंगे तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में इससे भरेंगे। तो यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन बनने तो सीधा सीधा इसी में भर देंगे, यदि हमें 3 इलेक्ट्रॉन बनने तो 1 इलेक्ट्रॉन हम एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे। तो ये बात ये बोलना चाह रहा है कि बीएमओ और एबीएमओ में हम कैसे, इसकी ऊर्जा कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, इसकी ऊर्जा अधिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, ये बात बोलना चाह रहा है। फिर देखो अगला 6 नंबर पॉइंट, परमाणु कक्षक आपस में एलसीयू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणु कक्षक का रेखीय सहयोग के अनुसार कंबाइन करते हैं। अब क्या होता है एलसीए, आप उनको देखो एक बार, ये देखो एलसीए, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके रूप में रहते हैं, तरंग के रूप में रहते हैं, तो इस हिसाब से ये तरंग हो गए। अब साइन, साइन हम क्या बोलेंगे, कोई भी तरंग होता है तो उसका एक फंक्शन होगा, यानी उसका एक फलन होगा, तो हम इस साइन, जो भी तरंग का फलन होगा उसको हम साइन से बताते हैं। और साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, यानी उस अणु में, अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये जैसे परमाणु है, इस परमाणु से हमें जितने भी प्रकार के क्या बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो हम किससे चेक करेंगे, हम साइन स्क्वायर से चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे H2 एग्जांपल के हिसाब से H2 है, इसमें क्या है, 2 एटम है, कौन कौन सा, एक मान लेते हैं हम 2 H प्लस H से मिलकर बना हुआ है, तो हमें इनको अलग अलग करने के लिए हमने मान लिया कि H एक HA से मिलकर बना हुआ है और दूसरा HB से मिलकर बना हुआ है, तो HA प्लस HB से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो फंक्शन होगा, इसका जो तरंग फलन होगा वो साइन ए होगा, और इसका जो तरंग फलन होगा वो साइन बी होगा। जब इनको, अब देखो ये हम साइन एमओ की बात करेंगे, तो ये क्या है, फंक्शन दोनों जुड़ भी सकते हैं और दोनों घटाव भी, इनमें घट भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और इनका एडिशन भी हो सकता है। यदि ये समान कला में, समान कला मतलब जब इनका हम योग करवाए, योग करवाए, तो योग करवाएंगे तो देखो साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर होगा, ये हम किसकी बात करें, साइन स्क्वायर निकालेंगे, यानी ये जो फर्क, ये तो क्या है, फंक्शन है, तरंग फलन है, लेकिन यदि हमें प्रायिकता निकालनी है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने समान कला का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार हम विपरीत कला में भी जा सकते हैं, विपरीत कला मतलब यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, और इसमें भी हम क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकालने सोच रहे हैं, तो इसमें भी हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे आप एक बात ये देखो कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो +2, देखो साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे +2 साइन ए साइन बी, जबकि यहाँ पे जब माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो -2 साइन ए साइन बी आएगा। तो देखो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर का मान बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, ये साइन स्क्वायर सारे प्लस वाले ना, तो इसका साइन स्क्वायर का क्या होगा, मान बढ़ जाएगा, और मान बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर ज्यादा होगा, साइन स्क्वायर ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होगी, अधिक हो गई। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हमें पता है किस में मिलते हैं, बॉन्डिंग वाले में मिलेंगे, जो बॉन्डिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के, अब यहाँ पे नेगेटिव है, अब नेगेटिव इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रवृत्ति यहाँ पे कम हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं, एबीएम। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, तो बीएमओ। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं किस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है, तो एबीएम। अपनी ये हर एक लाइन आपके मेन एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपका छप सकता है। तो आपको ये पता चल गया किस किस हिसाब से हमारे ये कॉम्बिनेशन होता है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि बीएमओ कैसे बना, एबीएमओ कैसे बना। अब देखो मैंने ऊपर बात की थी 1s प्लस 1s वाली, ये वाला, अब हम इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि 1s और 1s का आपस में संयोग होता है तो क्या बनता है। देखो 1s हमें पता है गोलाकार होता है, दूसरा 1s ये भी गोलाकार होगा, समान कला में होंगे तो यानी ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। ठीक है, दोनों प्लस होंगे, दोनों प्लस होंगे तो ये जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, देखो दोनों जुड़ेंगे आपस में तो दो गोले से एक बड़ा सा गोला बन जाएगा, ये बड़ा गोला बन गया। फिर 2 प्लस सेंटर है तो 2 अलग अलग सेंटर बन जाएंगे, 2 अलग अलग प्लस सेंटर बन जाएंगे। तो देखो हमें नोडल तल, एक यहाँ पे लिखा हुआ नोडल तल, नोडल तल कैसे निकालते हैं, तो नोडल तल हमेशा एक बीच में से एक लाइन गुजारते, चाहे आप ऐसे लाइन गुजार लो चाहे आप ऐसे गुजार लो, कोई भी बीच में से एक लाइन गुजारते, यदि उस बीच में से लाइन के दोनों तरफ साइन समान है
तो उसमें नोडल तल जीरो होगा। यदि उसमें साइन अलग अलग है, जैसे यहाँ पे प्लस होता और एक जगह माइनस होता, तो उसमें नोडल तल की वैल्यू एक आती। कैसे? जैसे देखो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो देखो यहाँ पे ऐसी लाइन निकाली, दोनों साइड प्लस है, तो यहाँ पे कोई भी नोडल तल नहीं है। ठीक है। और इसी प्रकार यदि एक प्लस होता एक माइनस होता और यहाँ से लाइन निकालते, तो यहाँ पे नोडल तल की संख्या एक होती। समझ रहे हो? एक बार ये साइन चेंज करे, यदि कोई दो बार साइन परिवर्तित करे तो नोडल तल की संख्या कितनी आ जाएगी? दो आ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, नोडल तल कुछ है? यहाँ पे कोई भी नोडल तल नहीं है, तो नोडल तल की वैल्यू जीरो आ गई। अब हम आगे बताएंगे कि नोडल तल जिसकी जीरो होता है उसको हम जीरेड बोलते हैं। ठीक है। तो हमें ये पता है कि समान कला में कौन सी, समान कला में अभी देखो पीछे हमने ये बताया, समान कला में किसका निर्माण होता है? बॉन्डिंग, बीएमओ का निर्माण होता है। तो समान कला में किसका निर्माण होगा? बीएमओ का। और जब बीएमओ का हुआ तो हमें पता है बीएमओ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें नोडल तल की वैल्यू जीरो होगी। अब इसी प्रकार देखो ये भी वनस है और ये भी वनस है, विपरीत कला में जब जुड़े, विपरीत कला से कौन सा बनता है? तो एबीएमओ बनता है। देखो एबीएमओ बनता है। और एबीएमओ को किससे आप करते हो रिप्रेजेंट? तो सिग्मा से करते हो, सिग्मा स्टार से करते हो, तो सिग्मा स्टार आ गया। अब देखो यहाँ वनस वनस लेके चल रहे हो आप, तो यहाँ पे भी वनस आ जाएगा। ऊपर भी देखो वनस वनस लेके चल रहे हो तो सिग्मा वनस आ जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार वनस आएगा। अब मैंने क्या बोला? नोडीय तल। अब देखो यहाँ पे आप जब विपरीत कला में चले गए आप, तो प्लस वाले की डेंसिटी अलग हो जाएगी। ये देखो ये माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला आपकी खुद की एक अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना लेगा इस तरह से। तो इसमें क्या आएगा? इसमें देखो एक साइड तो प्लस है, दूसरी साइड माइनस है, तो इसका मतलब नोडल तल एक है। जब भी नोडल तल विषम में हो उसको हम क्या बोलते हैं? एनजीरेड बोलते हैं। तो 1s और 1s से क्या बनेंगे? हमें पता है 1s प्लस 1s यानी दो मिल रहे, दो से क्या बनेंगे? दो एमओ बनेंगे। एक को बीएमओ बोलेंगे और एक को एपीएमओ बोलेंगे। बीएमओ क्या होता है आपको समझ में आ गया? बीएमओ कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी पता चल गया। एबीएमओ क्या होता है वो भी समझ में आ गया। एबीएमओ किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी समझ में आ गया। अब बात रही नोडीय तल की। नोडीय तल किस में जीरो होगा? तो जीरो होगा तो उसको क्या बोलते हैं? जीरेड। जिसमें विषम संख्या में होगा उसको क्या बोलते हैं? एन जीरेड। तो हम आगे देखो लाइन लिखी हुई है कि यदि नोडीय तल की संख्या जीरो या सम हो तो उसको जीरेड बोलते हैं, और यदि नोडीय तल की संख्या विषम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन जीरेड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नोडीय तल यानी जिसमें एक बार साइन चेंज होता है उसको तो हम एक बार हो चाहे तीन बार हो चाहे पांच बार साइन चेंज मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनजीरेड बोलते हैं। जिसमें या तो साइन चेंज मिले नहीं, जैसे ऊपर वाले में इसमें कोई साइन चेंज नहीं मिला, ठीक है, या फिर दो बार मिले चार बार मिले, तो वो सारे सारे क्या होंगे? जीरेड होंगे। तो अपने एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा जीरेड है, कौन कौन सा अनजीरेड है। तो आप तो ये याद रखना कि सिग्मा क्या होता है? जीरेड होता है। सिग्मा स्टार क्या होता है? एनजीरेड होता है। इसी प्रकार पाई क्या होता है? एनजीरेड होता है। जबकि पाई स्टार क्या होता है? जीरेड होता है। तो अपने एग्जाम के लिए सीधे सीधे अपने ये चार पॉइंट याद होने चाहिए। क्या पॉइंट याद होनी चाहिए? कि सिग्मा क्या होता है? जीरेड होता है। सिग्मा स्टार क्या होता है? एनजीरेड होता है। पाई क्या होता है? एनजीरेड होता है। पाई स्टार क्या होता है? जीरेड होता है। हमें बार बार नोडीय तल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यदि आपके ये चार पॉइंट याद है तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा। अब देखो 2s प्लस 2s वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कितने एमओ बनेंगे? दो एमओ बनेंगे। दो एमओ बने तो एक बीएमओ होगा कम ऊर्जा वाला, एक अधिक ऊर्जा वाला एबीएमओ होगा। हमें पता है कि 2s से मिलकर बन रहा है, तो बीएमओ को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा 2s। इसी प्रकार एबीएमओ को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 2s। अब हमने अभी बोला सिग्मा क्या होता है? जीरेड। देखो सिग्मा क्या होता है? जीरेड, तो ये जीरेड होगा। सिग्मा स्टार क्या होता है? एन जीरेड, तो ये क्या होगा? एन जीरेड होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवरलैपिंग समझ में आ रही है भी कैसे कोई कंबाइन करके कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, कौन सा जीरेड होता है, कौन सा अनजीरेड होता है, कौन सिग्मा होता है, कौन सिग्मा स्टार, ये सारे अब आपके समझ में आ गए हैं। अब बात करेंगे हम 2pz प्लस 2pz। ये बोल रहे हैं यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो, इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपको इस तरह के बोल दिया जाए कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो, इसका मतलब जेड के अलोंग, यहाँ पे लिख लो, जेड की दिशा में क्या बनेगा? सिग्मा बंद बनता है। जेड की दिशा में सिग्मा बंद बनता है। ठीक है। जब भी आपको इंटरन्यूक्लियर दे दिया जाए तो उसका मतलब उस दिशा में क्या बनेगा? सिग्मा बंद बनेगा। तो देखो समान कला में क्या होता है? बीएमओ बनता है, और विपरीत कला में क्या होता है? एबीएमओ बनता है। हमें पता है 2pz की शेप क्या होती है, आकार आकृति क्या होती है? डंबलाकार, तो इसको डंबलाकार जोड़ दिया। ठीक है। अब देखो समान कला मतलब प्लस वाला प्लस के साथ में, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों समान कला में
प्लस वाला प्लस के साथ में जुड़ेगा तो देखो ये प्लस वाले प्लस में जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2pz प्लस 2pz क्या बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और बीएमओ है तो सीधा सीधा सिग्मा आएगा, ए बीएमओ है तो सिग्मा स्टार आएगा। ठीक है, हमें पता है सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, जीरेड, सिग्मा स्टार को हम क्या बोलते हैं, एन जीरेड। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो 2pz सीधे शॉर्टकट ये होगा, 2pz एक बीएमओ होगा एक ए बीएमओ होगा। बीएमओ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 2pz, ए बीएमओ को सिग्मा स्टार बोलेंगे। फिर बीएमओ क्या होगा, जीरेड, ए बीएमओ क्या होगा, एन जीरेड होगा। तो यहां तक हमें सारी समझ में आ गई बात। अब हम 2px प्लस 2px का सहयोग करेंगे। तो देखो ये px है और ये भी px है। जब समान कलम होगा तो ये प्लस वाला प्लस के साथ में जुड़ेगा, प्लस वाला प्लस के साथ में जुड़ेगा और माइनस वाला माइनस के साथ में जुड़ेगा, तो आपको इस हिसाब से दिखेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, समान कलम है तो बीएमओ बनेगा और बीएमओ, तो हमें पता है ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ऐसे इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, इस तरह का अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये तो पता है ना आपको कि पी एक्स प्लस पी एक्स, यदि आपको इस तरह से इसके दिशा में, इसको बोलते हैं पार्श्विक, तो यदि उस तरह का संयोग हो तो कौन सी लेटरल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। देखो इसने पीजेड तो बोल ही दिया कि पीजेड वाली दिशा है, तो पीजेड में ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा पी एक्स और पी वाई में क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम पाई बोलेंगे। ठीक है, और मैंने ऊपर भी बात बता दी आपको कि पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या बनाता है, एनजीरेड बनाता है, तो ये क्या होगा, एनजीरेड भी होगा। अब आप नोड तल भी निकाल सकते हो। देखो इसमें बीच में से निकालोगे आप तो ऊपर तो दोनों साइड प्लस प्लस दिख रहे हैं लेकिन नीचे माइनस दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक नोड तल होगा। क्यों, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसमें एक नोड तल होगा। जब भी नोड तल विषम हो तो उसमें क्या बोलते हैं, एनजीरेड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम विपरीत कलम में जोड़ेंगे तो उसको एबीएमओ बोलेंगे। एबीएमओ को हम पाई स्टार से बताते हैं, क्योंकि हमें पता है 2px प्लस 2px क्या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और एबीएमओ है तो स्टार लग जाएगा, तो पाई स्टार 2px। और इसका पाई स्टार को क्या बोलते हैं, जीरेड बोलते हैं। आप तो ये टेबल याद रख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है कि जीरेड किसको बोलते हैं, सिग्मा को और पाई स्टार को। और अनजीरेड उसमें उल्टा चलता है, देखो सिग्मा स्टार अनजीरेड होता है और पाई क्या होता है, अनजीरेड होता है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिग्मा बंध एक्स के प्रति सम्मित होते हैं जबकि पाई बंध क्या होते हैं, सम्मित नहीं होते। इसका क्या, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सेंटर से देखोगे, जब भी आप सेंटर से देखोगे, हम सिग्मा बंध को देखते हैं पहले, ये रह देगा सिग्मा बंध। हम इस सेंटर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इस सेंटर के दोनों साइड क्या दिखेगा आपको, ऊपर पूरे में प्लस प्लस, यानी आप हर जगह आपको इधर प्लस दिखेगा, दूसरी साइड भी आपको प्लस दिखेगा। तो ये क्या हो गया, सममित हो गया, एंड दोनों साइड सेम साइन है, तो आपका क्या हो गया, ये सममित हो गया। अब आप पाई बॉन्ड को देखो, ये रहा। अब आप इसमें पाई को देखो, तो ये इस सेंटर से देखेंगे पाई, तो ऊपर तो प्लस दिखेगा आपको और नीचे क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा, तो ये क्या हो गया, असममित हो गया। तो एक सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सम्मित होते हैं, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, असममित होते हैं या फिर सम्मित नहीं होते हैं। तो अब आपको ये बोल दिया जाए कि सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बना सकते हो, तो आप बता सकते हो, और पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकते हैं तो आप वो भी बता सकते हो। अब देखो 2py प्लस 2py, हमें पता है py प्लस py क्या बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि दो दो एमओ है, क्योंकि एक एक एओ है तो दो एमओ बनेंगे, दो एमओ में से एक बीएमओ होगा और एक एबीएमओ होगा। ये सारे आप निकाल सकते हो। तो आप देखो मोटा मोटा आप यहाँ लिख लो कि 1s प्लस 1s से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। हमें पता है एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। 2s प्लस 2s भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा, क्योंकि एस एस की ओवरलैपिंग आती है, एस एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार 2pz प्लस 2pz भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। मैंने मानना कि z के अलोंग क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो z क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2px प्लस 2px क्या बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। और 2py प्लस 2py क्या बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। बस आप तो ये याद रख लो, अपने एमओटी में इतनी काम आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हम ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ रहे हैं। इसमें देखो 1s प्लस 1s और 1s आपस में क्या बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये देखो सिग्मा और ये सिग्मा स्टार आ गया।
क्योंकि ये वनस से है तो दोनों साइड हम वनस वनस लगा देंगे। नीचे की कम ऊर्जा को हम बीएमओ बोलेंगे, अधिक ऊर्जा को हम एबीएमओ बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2s प्लस 2s की ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो हम सिग्मा वाला लगा देंगे। बीएमओ है कम ऊर्जा का होगा और एबीएमओ अधिक ऊर्जा होगा, तो अधिक ऊर्जा वाले को हम सिग्मा स्टार लगा देंगे। क्योंकि ये दोनों दो 2s और 2s की ओवरलैपिंग से बन रहा है तो हम नीचे इसमें 2s लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें पता है पीजेड प्लस पीजेड है, आपस में ओवरलैपिंग से क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये रहा सिग्मा, ये सिग्मा 2pz, ये किसे, सिग्मा बॉन्ड pz वाला है। इसी प्रकार यदि इसका बीएमओ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसका एंटी एबीएमओ भी होगा जो सिग्मा स्टार होगा, तो ये सिग्मा स्टार रहा। एक बात ध्यान में रखना कि जितना ज्यादा बीएमओ की ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ही एबीएमओ की ऊर्जा अधिक होगी, तो एबीएमओ उतने ऊपर चला जाएगा। अब देखो हमें पता है पी एक्स प्लस पी वाई या फिर पी एक्स और पी एक्स का आपस में क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इसी प्रकार पी वाई और पी वाई का आपस में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो दो पाई बॉन्ड बन गए, देखो ये रहे। ठीक है, इसको पाई 2px बोलेंगे, एक को पाई 2py बोलेंगे। ये क्या होगा, बीएमओ होगा, और पाई स्टार क्या होगा, एबीएम होगा। तो आप मेरे हिसाब से ये पूरा ऊर्जा स्तर आराम से आप निकाल सकते हो कि आपको बोल दिया जाए कि आपको ऊर्जा स्तर निकालना है भी, 1s से क्या बनता है, 2s से क्या बनता है, और 2px से क्या बनता है, तो आप आराम से आसानी से दे सकते हो। अब देखो यदि आपको इसमें ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाए तो देखो हमें पता है एबीएमओ सबसे ऊपर है तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में ये वाले ऑर्बिटल है, देखो ये वाले, इसको बोलते हैं परमाणु कक्षक, तो ये परमाणु कक्षक आएंगे। उसके बाद भी नीचे आएगा बीएमओ, बीएमओ सबसे कम ऊर्जा का होगा। तो ये ऊर्जा का क्रम भी हमें याद रखना है, कई बार ये सीधा सीधा पूछ लेता है। तो सबसे कम ऊर्जा हमें यहाँ से स्टार्ट करो आप, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है तो सबसे कम ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में ज्यादा सबसे ज्यादा एबीएमओ की आएगी। तो ये आप ऊर्जा का क्रम आराम से समझ सकते हो। अब देखो अपने को दो, इसमें क्या है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें ऊर्जा डायग्राम अलग होगा, और 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए अधिक अलग होगा। तो हम बात करेंगे पहले 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए। 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए तो उनके लिए हमें ऊर्जा डायग्राम ऐसे होगा, देखो आप इसको देखो, सिग्मा वनस फिर सिग्मा स्टार वनस फिर सिग्मा स्टार वनस, फिर एनर्जी किसकी आएगी, सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा 2s की, फिर एनर्जी किसकी आएगी, सिग्मा स्टार 2s की, सिग्मा स्टार 2s की। फिर इसमें देखो इनमें थोड़ी सी आपको याद रखना है। अब हमें याद क्या रखना है कि 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर पाई 2px पाई 2py आएगा, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा स्टार। हमें पता है कि जो जिसका इनमें क्या है, मैंने आपको ये बात बोली कि सिग्मा जितना नीचा होगा सिग्मा स्टार उतने अधिक ऊर्जा का होगा। तो देखो सिग्मा कम ऊर्जा का है तो सिग्मा स्टार सबसे अधिक ऊर्जा का होगा। उसके बाद में हमें पता है पाई बल है तो पाई स्टार की एनर्जी भी पास पास होगी, तो पाई और पाई स्टार की ऊर्जा पास पास होगी। तो ये हमें याद रखना है 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए। 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन का ये होता है, आपको ये पूछ सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए 2s2p मिक्सिंग नहीं होती है। ये अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्यों आता है इस तरह का, उसका रीजन ये है कि इसमें 2s2p मिक्सिंग नहीं होती है, तो ये क्रम आएगा। अच्छा अब 14 से कम इलेक्ट्रॉन में कुछ भी नहीं करना, ये जो पाई है ये पहले आ जाएगा और सिग्मा क्या है बाद में चला जाएगा। ये किसके लिए, ये 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो नहीं 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2s2p मिक्सिंग होती है। 2s2p मिक्सिंग होगी तो ऊर्जा का क्रम देखो आप, इसमें क्या करेंगे हम, सिग्मा 2pz है जो पहले आ रहा था वो उसके बाद में चला जाए, किसके, पाई के बाद में, यानी इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, सिग्मा 2pz की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अपने को सीधा इतना सा याद रखना है। यदि किसी का नहीं याद रह रहा तो आप, तो मैं आगे बताऊंगा C2 में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो C2 का पाई बॉन्ड का ऑर्डर देख लेना, आपको ये वाला ऑर्डर याद रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कम कर देंगे। आगे हम पढ़ाएंगे भी C2 में क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये रटवा दूंगा। फिर आपको ये याद रहेगा कि पाई पहले आएगा या किस में पाई पहले आएगा, किस में पाई बाद में आएगा। ये एक बार के लिए आपको एक बार के लिए लिखना है, जिसके याद है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनके याद नहीं हो रहा उनको हम आगे बताएंगे कैसे याद करना है। ये तो आपको सबको पता है भी, सिग्मा है, सिग्मा कम ऊर्जा होती है, फिर सिग्मा स्टार की हमें पता है कि एन बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो देखो 1s की सबसे कम होती है, फिर 2s की हो गई। इसी प्रकार पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है,
तो देखो 2p है, हमें पता है n 2s और 2p में ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, तो 2p की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें n प्लस एल की वैल्यू 2 है, इसमें n प्लस एल की वैल्यू 3 है, और हमें पता है कि जिसकी n प्लस एल कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो देखो इसकी ऊर्जा कम होती है, तो 2s की ऊर्जा से ज्यादा किसकी ऊर्जा होगी, 2p की होगी। तो इस हिसाब से आप ऊर्जा का क्रम निकाल सकते हो। तो ये कुछ भी नहीं है, आप ऊर्जा का क्रम है, ये क्या है, ऊर्जा का क्रम है। तो ये आप निकाल सकते हो ऊर्जा का क्रम। अब आपको बोल दिया जाए H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल के ऊर्जा का क्रम लिखो। अब हमें पता है कि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों हमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला फॉलो करो, तो आप सीधा सीधा लिखोगे सिग्मा स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, सीधा सीधा लिखोगे आप कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब दो इलेक्ट्रॉन बने तो दोनों किस में चले जाएंगे, एक जब भी एक डब्बा होगा, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s में दो चले जाएंगे, पीछे बचेगा नहीं कुछ, तो ये इसमें जीरो चला जाएगा, तो ये जीरो इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। इसी प्रकार देखो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 12 इलेक्ट्रॉन, तो C2 क्या आएगा, 14 से कम वाले के लिए आएगा। हमें पता है 14 से कम वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम C2 को भरेंगे। तो देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 14 से कम वालों के लिए पाई पहले आते तो पाई पहले लिखेंगे। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 12, तो दो इसमें, दो 4, फिर दो 6, दो 8, फिर पाई में दो 10, फिर इस पाई में दो 12, तो यानी पाई बॉन्ड। तो ये दो लास्ट के इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इन पाई तक सीमित हो जाएगा। अब हमें ये आगे हम बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे भी कैसे निकालते, उसके अकॉर्डिंग हमें ये याद रहेगा पूरा भी कैसे पाई पहले आ रहा है और कैसे सिग्मा बाद में आ रहा है। फिर N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो नाइट्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए ऊर्जा स्तर सेम रहेगा, तो वही सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। 14 या 14 से कम वालों के लिए पाई पहले आते तो पाई पहले आ गया, फिर सिग्मा आएगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरो, तो 2 4 6 8, फिर दो इसमें 10, फिर दो इसमें 12, फिर दो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर सकते हो। O2 हमें पता है एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 16 के लिए हमें पता है 14 या 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा पहले आता है, तो सिग्मा पहले आएगा इसमें। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सिग्मा पहले आएगा, तो सिग्मा 2pz। फिर क्या आएगा, पाई 2px पाई 2py, फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आता है, सिग्मा स्टार 2pz। ये दोनों में लास्ट में आता है, सिग्मा स्टार 2pz दोनों में लास्ट में आता है। देखो ये लास्ट में आता है। ये यहाँ तक तो अपनी टंटाई खत्म हो गया। हमें इन तीन में प्रॉब्लम आ रही है, इन तीन को हम समझेंगे कि कब होगा। तो ये हमें याद रखना है कि 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा पहले, 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए पाई पहले। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि कौन सा समवृक्ष कक्षक है। समवृक्ष कक्षक हम किसको बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा समान हो, जिनकी ऊर्जा समान हो उनको क्या बोलते हैं, हम समवृक्ष कक्षक होते हैं। तो देखो पाई 2px ये जो बराबर आ रहा है, इसका बराबर का मतलब क्या है, इनकी ऊर्जा समान है, किस किस की, पाई 2px और पाई 2py की। इसी प्रकार आपको बोल दिया जाए पाई 2px और पाई 2py, तो इनकी क्या है, ऊर्जा समान है, बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा समान है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देखो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनकी भी ऊर्जा समान है, तो जिनकी ऊर्जा समान है उनको क्या बोलते हैं, समवृक्ष कक्षक बोला जाता है। अब देखो आप बताओ सिग्मा क्या, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा समान है, नहीं है, सिग्मा 2pz तो यहाँ है और सिग्मा स्टार 2pz यहाँ आ रहा है, तो कैसे दोनों समान है, यहाँ पे ऊर्जा इसकी सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो जिनकी इनकी ऊर्जा समान नहीं है तो इनको समवृक्ष कक्षक नहीं कहा जाता। इसी प्रकार आप बताओ सिग्मा 2pz और पाई 2pz की ऊर्जा समान है, नहीं है, सिग्मा 2pz पहले आता है, पाई 2pz बाद में आएगा, तो इनकी भी ऊर्जा समान नहीं है। अब हम एमओटी के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि एमओटी कहाँ काम कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहला काम होता है बंद क्रम निकालने में। बंद क्रम का मतलब होता है दो परमाणु के मध्य बंद की संख्या, उसको क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ बीएमओ माइनस ए बीएमओ बटा 2, यानी बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2। इससे हम क्या निकालेंगे, बंद क्रम निकालेंगे।
बीएमओ को शॉर्टकट में बी बोलते हैं, ए बीएमओ को शॉर्टकट में ए बोलते हैं। तो एन बी माइनस एन ए बटा दो, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एन बीएमओ का मतलब होता है बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन ए बीएमओ मतलब ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब बी बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब बीएमओ और ए बीएमओ में बराबर होंगे, तो ये दोनों संख्या माइनस में क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। जैसे बीएमओ में 5 इलेक्ट्रॉन सपोज करो, या 6 इलेक्ट्रॉन है, और ए बीएमओ में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान जीरो भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में भी हो सकता है, और बॉन्ड ऑर्डर ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, यदि किसी का बंद ऑर्डर बंद क्रम प्लस में है, पॉजिटिव है, तो वह अणु स्थायी होगा। वह अणु क्या होगा? स्थायी होगा। आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि कौन सा अणु स्थायी होगा, लिख देगा बंद क्रम जिसका पॉजिटिव हो, बंद क्रम जिसका नेगेटिव हो, बंद क्रम जीरो। तो हमें याद होना चाहिए बंद क्रम जिसका पॉजिटिव होता है वो अणु क्या होगा? स्थायी होगा। यानी एन बी ग्रेटर देन एन ए होगा, तो वो एन बी ग्रेटर देन एन ए कैसे है? देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला होता है? एन बी माइनस एन ए बटा दो। अब हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो एन बी माइनस एन ए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ए से ज्यादा आ जाएगी। बस यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है। यदि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो या जीरो हो, तो वह अणु अस्थायी होगा। ये हमें पॉइंट याद रखने हैं कि पॉजिटिव हो तो स्थायी होगा, नेगेटिव हो तो अस्थायी होगा। ठीक है, तो अस्थायी के लिए क्या कंडीशन होगी? हमें भी पता है कि जब हमारे जो बॉन्ड बनाने वाले कम हो, बॉन्ड का विरोध करने वाले ज्यादा हो। जब बॉन्ड विरोध करने वाला ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बॉन्ड क्रम वो क्या होगा? मॉलिक्यूल अस्थायी होगा। तो यहाँ पे देखो एन ए का मतलब क्या होगा कि इसके जो बॉन्ड का विरोध करने वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से वो अस्थायी हो जाएगा। आगे बात समझो। यदि बंद क्रम जीरो है, तो वह उसका अस्तित्व नहीं होता, उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये भी बात पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो आप बता सकते हो। आप उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है आप बोल दो इनका अस्तित्व संभव नहीं है। फिर देखो दूसरी एप्लीकेशन कि स्थायित्व कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बंद क्रम निकालेंगे। हमें पता है स्थायित्व किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है? तो बंद सामर्थ्य के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? बंद सामर्थ्य के। और बंद सामर्थ्य मतलब बंद को तोड़ना, यानी बंद मजबूत कितना है। यदि बंद ज्यादा मजबूत होगा, एक तो एक बॉन्ड हो, एक हमें पता है 2 बॉन्ड बने, एक तो जैसे एक बॉन्ड हो, एक हमें पता है 2 बॉन्ड बने, तो बंद सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा? जिनमें 2 बंद होंगे। भाई इनको तोड़ने के लिए 2 बार ऊर्जा चाहिए, इसको तो एक बार में टूट जाएगा, तो ये ज्यादा मजबूत होगा। तो जो ज्यादा मजबूत होगा इसका मतलब इसका बंद क्रम भी ज्यादा है। इसका बंद क्रम का मतलब एक बॉन्ड है, तो इसका एक बंद क्रम मतलब बनने वाले 2 अणु के बीच में, 2 परमाणु के बीच में बंद की संख्या ही तो होती है। यहाँ पे बंद की संख्या 1 है, जबकि यहाँ पे बंद की संख्या कितनी है? 2 है। तो बंद क्रम किसका ज्यादा होगा? इसका। जो जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसका बंद सामर्थ्य भी ज्यादा होता है। तो बंद सामर्थ्य किसके प्रोपोर्शनल होगा? बंद क्रम के। और हमें पता है कि बंद क्रम होता है वो बंद लंबाई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें पूरा याद रखना है, क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन किसी को पहली बार पढ़ रहे हो तो हमें ये याद होना चाहिए कि स्थायित्व को हम कैसे चेक करेंगे? बंद क्रम से। जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। आपको पूछ सकते हैं बंद लंबाई कैसे चेक करेंगे? तो बंद लंबाई और बंद क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा उसका बंद क्रम उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। ये बात क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए कि बंद क्रम कैसे निकालते हैं। बंद क्रम निकालना हमने सीख लिया। बंद क्रम जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतने ज्यादा स्थायी होगा, उसकी बंद लंबाई उतनी कम होगी। ठीक है, अब देखो यदि बंद क्रम समान है तो हमें निकालने की, हमें तो पता है स्थायित्व किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? बंद क्रम। अब बंद क्रम तो 2 अलग अलग जो आपने पूछ लिया जाए अणु, उन दोनों का बंद क्रम समान है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम वैसे चेक करेंगे कि वह स्पीशीज ज्यादा स्थायी होगी जिसमें ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। यानी ए बीएमओ मतलब स्टार वाले में, जिनमें स्टार मतलब ऊपर वाले एनर्जी वाले, तो जिनमें स्टार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो वो स्पीशीज ज्यादा स्थायी होगी। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन H2 H2 प्लस H2 माइनस में स्थायित्व का क्रम पूछ लिया जाए। तो हमें पता है H2 में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1 H2 में भर देंगे दोनों। H2 प्लस, देखो प्लस से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो
एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक प्लस आ जाएगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो पीछे कितने बचे? एक इलेक्ट्रॉन। तो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि कम ऊर्जा वाले में भर देंगे, यानी सिग्मा 1s में भर देंगे। इसी प्रकार H2 माइनस, जब भी माइनस आता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। कब? माइनस में, नेगेटिव में। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? H2 के पास 2 थे और एक बाहर से आ गया, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें पता है कि सिग्मा 1s तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है, तो इसमें 2 भर दिया जाए। फिर इसी अधिक ऊर्जा वाला होगा सिग्मा स्टार, तो 2 इसमें भर दिया, एक इसमें भर देंगे, सिग्मा स्टार में भर देंगे। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हमें पता है NB माइनस NA बटा 2। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में सिग्मा वाला बॉन्डिंग वाला है, तो यह बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो 0 है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। देखो 2 माइनस 0 बटा 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो 0 बट्टा क्या आ जाएगा? 2, तो 1 बट्टा 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया। इसी प्रकार इसमें देखो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 माइनस 1 बट्टा 2, यानी 0.5। अब हमें पता है कि जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, यानी H2 का स्थायित्व सबसे ज्यादा आना चाहिए, ये बात भी सही है। अब इन दोनों में क्या होगा? बंद क्रम समान हो गया, तो हम कैसे चेक करेंगे स्थायित्व? तो हम देखो क्या हम इसमें चेक करेंगे ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब H2 प्लस के ABMO यानी सिग्मा स्टार में कुछ इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो इसमें ABMO में इलेक्ट्रॉन कितने? 0 है। इसी प्रकार H2 माइनस के ABMO में देखो आप, तो आपको देखेगा 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो H2 माइनस के ABMO कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें पता है कि जिसमें ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे देखो जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या कम है वो ज्यादा स्थायी है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कम स्थायी होगा। तो H2 प्लस और H में इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 0 है, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। तो H2 प्लस क्या होगा? ज्यादा स्थायी होगा। तो H2 प्लस और H2 माइनस में कौन ज्यादा स्थायी होगा? H2 प्लस। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। H2 का ये तो बंद ऑर्डर, इसका 1.0 है, इसकी वजह से ये तो सबसे ज्यादा स्थायी है। इसके बाद इन दोनों का 0.5 है। इनमें हम कैसे चेक करें? हम इनमें ABMO में इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक करते हैं। जिसमें ABMO में इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो हम ऐसे स्थायित्व का क्रम बता सकते हैं। तीसरा क्रम आता है चुंबकीय व्यवहार। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, हमें पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो उसको क्या बोलते हैं? हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय या डाइमैग्नेटिक बोलते हैं। ये बात हमें सबको पता है। चौथी बात आती है बंद ऊर्जा। बंद ऊर्जा भी किसके प्रोपोर्शनल होती है? बंद क्रम की। जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसकी बंद ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ये बात हमें भी पता है कि ये बॉन्ड है एक और एक डबल बॉन्ड है, बंद ऊर्जा। अब देखो एक तो ये ऊर्जा एक बार में टूट जाएगी, और ये 2 ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा, इसका मतलब इसकी बंद की ऊर्जा भी ज्यादा हो रही। तो हमें पता है जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसकी बंद ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो ये सीधे सीधा ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। और बंद क्रम और बंद लंबाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे बात समझ। अब 5वां पॉइंट ये बोल रहा है बीएमओ मतलब नीचे वाला जो स्थायी होता है, तो यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की वृद्धि होती है, क्योंकि नीचे वाला है बीएमओ हमें पता है बॉन्ड बनाता है, तो यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड बनाएगा, तो यानी 0.5 की वृद्धि होगी। अब जबकि ए बीएमओ ऊपर वाला है जो स्टार वाले होते हैं, हमें पता है इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे आप, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो और ज्यादा विरोध करेंगे बंद बनाने का, यानी इसमें बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके पॉइंट याद रह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बंद क्रम बार बार आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो बंद क्रम के लिए आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है। बंद क्रम क्या है? आपको एक याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन वाला, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसके लिए बंद क्रम 3 है, ये आपको याद रखना है। अब आप क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, सभी में 0.5 की कमी कर दो। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 3 बंद क्रम है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया यानी 13 पे आ गए, तो आप इन 3 में से 0.5 की कमी कर दो, तो कितने कम हो गए? 3 में से 0.5 कम करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। फिर हमने 12 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 13 में से एक इलेक्ट्रॉन कम किया
तो बंद क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर में भी 0.5 की कमी आ जाएगी, तो 2.5 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 11 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो देखो 12 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो 11 आ गया। तो इसी प्रकार बॉन्ड ऑर्डर में 2 में से 0.5 की कमी होगी तो 1.5 आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो फिर बॉन्ड ऑर्डर की 0.5 की कमी आके 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा भी दे, यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी दे तो भी बंद क्रम 0.5 से कम होगा। देखो 14 से हम 15 इलेक्ट्रॉन कर दिए जाए तो बॉन्ड ऑर्डर जो 3 था वो 2.5 हो जाएगा। 16 कर दिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर में फिर 0.5 की कमी आ जाएगी। 17 कर दिया जाए फिर 0.5 की कमी आके 1.5 हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 की कमी आएगी, तो 1.5 से कितना आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा। तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन वाला याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का बंद क्रम 3 होता है। यदि आपको 3 याद है, ये सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में हमें कमी करनी है 0.5, चाहे आप इलेक्ट्रॉन कम करो चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, दोनों साइड हमें कमी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आगे देख लो इसके एग्जाम्पल। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखो B2, हमें पता है एक बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 2 बोरोन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। B2 माइनस, मैंने अभी बताया आपको कि माइनस आने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो B2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। C2, हमें पता है एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन में कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार N2, N2 में कितने हैं, N2 प्लस, यानी N2 में कितने हो गए, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 नाइट्रोजन होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आप सारे एग्जाम्पल देखोगे तो आप आराम से इनमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 और 6 13, एक नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो 2 ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन में 8 है, 2 में कितने होंगे, 16, और 2 प्लस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। इसी प्रकार N2 माइनस में 15 होंगे, O2 में, O2 प्लस में भी 15 होंगे, O2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 माइनस आ जाए तो 16 में एक और बढ़ा दो आप, 17 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। O2 2 माइनस आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, यानी O2 में कितने होंगे, 16, जबकि 2 माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार यार F2, F का मतलब एक फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9, 2 में कितने होंगे, 18 होंगे। तो ये आप एग्जाम्पल, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आरपीएससी बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछती है। फिर देखो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14, Cn माइनस, इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 14, O2 प्लस, इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 14। तो इन अप्स में हम इनको क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थायित्व का क्रम बताओ, साथ में बंद क्रम भी बताओ और बंद लंबाई भी बताओ। तो देखो हमें पता है जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसका स्थायित्व भी ज्यादा होता है। स्थायित्व प्रोपोर्शनल कैसे होता है, बंद क्रम के, स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू बंद क्रम। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालो आप, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, O2 में 16, 16 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, अब 16, 16 में एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं तो 15, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी। अब O2, एक ऑक्सीजन में 8 होते तो 2 ऑक्सीजन, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी करते हो, तो 16 में एक बढ़ोतरी करेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। O2 2 माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब बंद क्रम, मैंने आपको बताया रखा है कि बंद क्रम के लिए हमें क्या याद रखना है, 14 वाले का बंद क्रम याद रखना है। जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बंद क्रम कितना होगा, 3 होगा। बाकी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से बंद क्रम कितने कम होगा, 0.5 कम होगा। तो देखो 14 से आप 15 में गए तो 1.5 की कमी आ जाएगी, फिर एक और बढ़ा दिया आपने इलेक्ट्रॉन, 15 से 16 कर दिया, फिर एक की कमी और आ जाएगी। फिर आपने 17 किया, फिर एक की कमी आ गई, फिर आपने 18 किया, फिर एक की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 की कमी आ रही, तो बंद क्रम का ये मान हो गया। हमें पता है बंद क्रम और स्थायित्व क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो स्थायित्व का क्या ऑर्डर आएगा, स्थायित्व, स्थायित्व क्या होगा, O2 प्लस, 2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस का, फिर O2 का,
फिर O2 माइनस का, फिर O2 2 माइनस का। इसी प्रकार आप बंध लंबाई की बात करोगे, बंध लंबाई, तो बंध लंबाई हमें पता है कि बंध लंबाई क्या होती है, बंध लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बंध क्रम के, बंध क्रम के। तो जिसका बंध क्रम ज्यादा है उसकी बंध लंबाई कम है, यानी इसका बंध क्रम सबसे ज्यादा है किसका, O2 2 प्लस का, तो इसकी बंध लंबाई क्या होगी, सबसे कम होगी। तो देखो, और सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, जिसका बंध क्रम सबसे कम होगा। इसका बंध क्रम सबसे कम है किसका, O2 2 माइनस का, तो इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो O2 2 माइनस की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी, फिर O2 माइनस की, फिर O2 की, फिर O2 प्लस की, और फिर O2 2 प्लस की। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी में पूछते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है होमो और लुमो। होमो का क्या मतलब होता है, एच से होता है हाईएस्ट, ओ से होता है ऑक्यूपाइड, एमओ का मतलब एमओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यानी भरे हुए, ऑक्यूपाइड मतलब भरना, और हाईएस्ट मतलब अधिकतम। तो भरे हुए उच्च ऊर्जा के एमओ को क्या बोला जाता है, होमो बोला जाता है। तो ये बात आपने यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, यानी एक तो खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हमें पता है कि कोई सा कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रखे, तो जो भरा हुआ कक्षक है उसी के उच्च ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होमो। और लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, यानी अन भरा हुआ, यानी अनऑक्यूपाइड मतलब बिना भरा हुआ, और वो भी सबसे कम ऊर्जा वाला। तो रिक्त और निम्नतम ऊर्जा का एमओ होना चाहिए। तो देखो, सब भरा हुआ अधिक ऊर्जा वाले को होमो बोलते हैं, लेकिन खाली और कम ऊर्जा वाले को हम क्या बोलते हैं, लूमो बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है O2 क्या है, 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए क्या आता है, सिग्मा पहले आता है, तो सिग्मा पहले भर दिया हमने। तो आपने लगाओ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया 10। फिर क्या किसका नंबर आता है, पाई का, फिर पाई 2px और पाई 2py। फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। आप इलेक्ट्रॉन भरो 8 इसमें, तो फिर 2 10, फिर 2 12, 2 14, फिर 15 और 16, एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, देखो ये। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा की जो ऑर्बिटल है, यानी कक्षक है, उनमें इलेक्ट्रॉन भर रखा है। तो इसके बाद में हमें पता है ये खाली है, तो जो खाली से पहले भरे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं। ये देखो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिनमें भरा हुआ कक्षक है, ये लास्ट भरे हुए कक्षक है। तो जो अंतिम भरे हुए कक्षक है, उच्च ऊर्जा के भरे हुए कक्षक, उनको क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं। और ये सबसे पहला कक्षक है जो खाली है, तो सबसे कम निम्न ऊर्जा का जो खाली कक्षक है उसको हम क्या बोलते हैं, लूमो बोलते हैं। तो होमो और लूमो आप मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गए। जो अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ होता है उसको होमो बोलते हैं, और जो कम ऊर्जा का खाली कक्षक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूमो बोलते हैं। तो होमो और लूमो अब निकाल सकते हो। अब आप C2 का देखो, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए पाई पहले आता है। तो इसमें भरो आप सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई पहले लगा दो आप, और उसके बाद में सिग्मा लगाओ। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे लास्ट में, 2 4 6 8 10 और 12, यानी पाई तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पाई के बाद में क्या है, ये खाली है, तो खाली वाले को क्या बोलेंगे, जस्ट बाद वाला जो खाली है उसको, जो यानी पहला खाली कक्षक होना चाहिए। तो पहला खाली कक्षक सिग्मा 2pz है, तो इसको हम लूमो बोलते हैं। और जो अंतिम भरा हुआ कक्षक कौन सा है, पाई 2px और पाई 2py, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं। तो जो अंतिम भरा हुआ कक्षक होता है उसको होमो बोलते हैं, और जो सबसे पहले खाली कक्षक है उसको हम लूमो बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ होमो और लूमो आपके समझ में आ गया। अब देखो, यदि आपको C2 का बंध क्रम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ NB माइनस NA, यही तो होता है बंध क्रम, हाफ ऑफ NB माइनस NA। NB देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बिना स्टार वाले होते हैं वो बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो देखो, ये बॉन्डिंग वाला है, फिर ये बॉन्डिंग वाला है, फिर ये बॉन्डिंग वाला और बॉन्डिंग वाला। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और स्टार वाले होंगे वो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। स्टार कितने हैं, 2 वाले हैं, 2 ये 2 ये, यानी 4 इलेक्ट्रॉन स्टार में। तो 8 माइनस 4 यानी 4, 4 बटा 2 2। तो इसमें क्या होंगे, ये ध्यान में रखना आप, C2 में दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, C2 में दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। यदि आप इसमें सिग्मा पहले ले आओगे तो दोनों पाई बॉन्ड नहीं आते। कैसे, देखो आप C2 को पहले ले आओ, आप सिग्मा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। मैंने सिग्मा 2pz पहले भर दिया, फिर पाई 2px भरा,
यदि मेरे याद नहीं रहा एग्जाम में। तो अब आप इसमें 12 इलेक्ट्रॉन भरो, तो 2 4 6 8 फिर 10 फिर 11 और फिर 12, ये तो समान ऊर्जा के, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 12। तो देखो अब इसमें आप बंद क्रम निकालो, तो 1/2, 2 4 6 8 10, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 10, माइनस स्टार वाले कितने, सॉरी 2 4 8, 8 है ना, ये स्टार वाला है, ये इसको हटा दो, हाँ 8, 8 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 4, 4/2 2। लेकिन ये दो देखो एक सिग्मा में है, एक बॉन्ड सिग्मा का है, और हमें पता है कि दो बॉन्ड से एक बॉन्ड, ये पाई है, पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बंध बनता है, तो एक पाई बंध बनेगा। क्या एक पाई बंध होता है इसमें, नहीं, C2 में कितना होता है, दो पाई बंध होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है पाई में, दो और दो चार, चार इलेक्ट्रॉन कितने पाई बंध में होगा, दो पाई बंध में। हमें पता है एक बॉन्ड बनाता है, एक कोई भी बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यदि आपके पास पाई में चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो पाई बॉन्ड है। पाई में चार इलेक्ट्रॉन का मतलब दो पाई बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि C2 में लास्ट के चार इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए, पाई में होने चाहिए। तो अब आप यदि इसको करोगे तो इसमें लास्ट में C2 में क्या, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही पाई में है, तो हमें पता है कि पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चार, इसलिए ये गलत है। तो हमें हमेशा के लिए परमानेंट याद रह जाएगा। ये क्या याद रहेगा आपका, ये एक बार डिलीट कर देते हैं। क्या याद रहेगा कि C2 के लास्ट में चार इलेक्ट्रॉन हमें पाई में भरने हैं, तो आप सिर्फ यही विन्यास लिखोगे जिसमें C2 में लास्ट के चार इलेक्ट्रॉन पाई में भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको परमानेंट याद रह जाएगा कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए पाई पहले आएगा और 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए पाई बाद में आएगा। तो देखो C2 का बंध क्रम कितना है, 2 है, तथा दोनों क्या है, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, C2 में कितने होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये बोला B2 अणु अणुचुंबकीय है, B2 में सिग्मा 2pz होमो होता है। अब देखो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन ये किससे है, 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम इलेक्ट्रॉन, 14 से कम इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पाई पहले आता है। तो देखो सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई पहले आएगा तो पाई 2px, फिर पाई 2py। अब देखो बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 बोरो, दो इसमें आ गई, दो 4, फिर दो इसमें 6, फिर दो इसमें 8, फिर एक 9, फिर एक 10। ठीक है, अब जब भी देखो ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है ये क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। तो ये बात सही है कि B2 अणु क्या होगा, अनुचुंबकीय, क्यों, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो ये होमो की बात करें, होमो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, पाई 2px और पाई 2py में। तो होमो कौन सा है, पाई 2px और पाई 2py, ये क्या है, B2 का होमो है। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा। तो हमें पता है सिग्मा 2pz खाली है, तो लूमो क्या होगा, सिग्मा 2pz होगा। होमो क्या होगा, पाई 2px और पाई 2py, दोनों होमो होंगे क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर लूमो क्या होगा, लूमो मतलब जो खाली इलेक्ट्रॉन, इसके आगे वाला सिग्मा 2pz। तो देखो ये बोल रहा है कि B2 में सिग्मा 2pz होमो होता है, हमें पता है B2 में क्या होगा, होमो, होमो होगा पाई वाला, ये लूमो है, सिग्मा 2pz क्या है, लूमो है। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल एक सत्य है। ठीक है, अब देखो आगे वाला कि कौन सी स्पीसीज में बंध क्रम भिन्नात्मक होता है, भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन में आएगा। तो आप इनका बंध क्रम निकालो, देखो इसमें क्या होगा, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन है। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। Bn बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, दोनों, नाइट्रोजन में 7, 7 और 5 12। फिर ऑक्सीजन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, 16 में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, 15। हमें पता है कि 14 वाले का कितना होता है, 3 होता है। फिर आप 15 में, फिर 16, 17 और 18, इसी प्रकार आप ऊपर करोगे 13 और 12। अभी देखो हमें 14 है, 14 का 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। फिर 18 का देखो, इसमें कितनी कमी करेंगे, 2.5, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 1.5, फिर 1,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। फिर Bn 12 वाला के देखो 14 का 3, फिर इसका 2.5, फिर 12 का कितना आ जाएगा 2.0, तो इसका कितना आ जाएगा 2। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा 2.5, और 2.5 हमें पता क्या है फ्रैक्शनल में, तो ये ऋणात्मक होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा, इसका आंसर क्या होगा कि विषम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज में बंध क्रम क्या होगा, बंध क्रम ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप ये सीधा सीधा भी याद कर सकते हो कि यदि विषम इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज में, देखो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 मतलब विषम है, विषम वाले में क्या होता है बंध क्रम ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब अगला वाला देखो, कौन सी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन हटाने पर स्थायित्व बढ़ता है। हमें पता है कि यदि इलेक्ट्रॉन स्थायित्व किसके क्रम में, बंध क्रम के, बंध क्रम को कम कौन करता है ABMO। तो यदि इलेक्ट्रॉन ABMO से हटाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन ABMO से हटाएंगे तो स्थायित्व बढ़ता है, तो स्थायित्व बढ़ता है। तो अब देखो आप कि आप एक बार इनका सबका बंध क्रम निकालो और फिर आप इलेक्ट्रॉन हटा के मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका बंध क्रम 14 है, 14 वाले का बंध क्रम 3 होता है। फिर देखो 16 में से दोगे कितने 14, फिर 14 का बंध क्रम 3 होता है। फिर NO में कितने होगा 7, और ऑक्सीजन 8, 7 और 8 15 वाले के लिए बंध क्रम कितना होगा 2.5। फिर देखो CN माइनस है यहाँ पे, तो देखो कार्बन कितना 6, नाइट्रोजन कितना 6 और 7 13 और एक ऊपर वाले के माइनस का कितना हो गया 14, तो ये भी इसका भी बंध क्रम 3 है। अब मैं यदि इसमें से बंध क्रम, यदि आप बोले इलेक्ट्रॉन NO है, NO में इलेक्ट्रॉन कितने 15, यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो यानी NO प्लस कर दो, NO प्लस करने से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन होने के बाद बंध क्रम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बंध क्रम यदि बढ़ गया, देखो यहाँ पे पहले कितना था 15 का बंध क्रम कितना था 2.5, यदि एक इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद बंध क्रम कितना हो गया 3, यानी बंध क्रम बढ़ रहा है, इसका मतलब स्थायित्व भी बढ़ रहा है। तो बंध क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। तो 2.5 यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे तो बंध क्रम क्या होगा 3 हो जाएगा, बंध क्रम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बंध क्रम बढ़ रहा है, हमें पता है स्थायित्व क्या होता है बंध क्रम के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे क्या होगा स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब देखो आपको ये पूछा है सेकंड ग्रेड में कि आपको इसकी अबंध कोटि यानी बंध क्रम पूछा हुआ है, तो आप सीधे सीधा बता सकते हो कि बंध क्रम कैसे निकालेंगे। हम 14 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए कितना होगा 3, फिर 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 1.0। अब O2 प्लस, यहाँ पे देखो आप O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है 16 में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 2.5, तो इसका बंध क्रम कितना होगा 2.5। फिर O2 कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बंध क्रम कितना होगा 2.0। फिर देखो O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड हो जाएगा यानी 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बंध क्रम कितना होगा 1.5। फिर देखो O2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो ऑक्सीजन में, यानी 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 18 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बंध क्रम कितना होगा 1.0। तो सीधा सीधा आप मैच कर लो, O2 प्लस का 2.5, O2 प्लस का 2.5, फिर O2 का 2.0, फिर 2.0, फिर O2 माइनस का 1.5, 1.5, फिर O2 माइनस का 1.0 तो 1.0। डी ऑप्शन सीधा सीधा आ जाए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन अपने सेकंड ग्रेड में पूछ लिया। अब देखो स्पीसीज, ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। स्पीसीज का वह युग्म जिसमें बंध क्रम समान है। बंध क्रम समान कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो। बंध क्रम समान का मतलब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान, जब इलेक्ट्रॉन भी समान हो, यानी सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, इलेक्ट्रॉन भी समान हो, जब इलेक्ट्रॉन भी समान हो तो उसका बंध क्रम भी समान आएगा। देखो N2 में इलेक्ट्रॉन कितने 14, जबकि हमें पता है Cl2 तो F2 के नीचे आता है। F2 वालों को कितने होगा, F2 18 होता है, 18 का बंध क्रम 1.0 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा बंध 1.0, जबकि इसका बंध क्रम कितना 3। क्या ये दोनों समान बंध क्रम है, नहीं है। देखो O2 प्लस 2 प्लस, ये रहा O2 2 प्लस, O2 2 प्लस मतलब
कितने हो गए 16, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे 14, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद क्रम कितना है 3.0। जबकि F2 के लिए हमें पता है 18, F2 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद क्रम कितना होगा 1.0। क्या ये समान है? नहीं है। फिर देखो NO, नाइट्रोजन में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने 8, 7 8 15, 15 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है बंद क्रम कितना होता है 3। ठीक है। CO, कार्बन में कितने 6, ऑक्सीजन में कितने 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद क्रम कितना होगा 3। तो दोनों का बंद क्रम क्या होगा समान होगा। ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। कितने सिंपल का क्वेश्चन है। तो आप यदि इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ही बेहद ही इजी पेपर आपको लगेगा कि सेकंड ग्रेड में कुछ भी नहीं आ रहा। यदि आपने पूरा ढंग से पढ़ा है, एक एक चीज को समझिए, तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे ये। अब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का अपना जो अभी एग्जाम हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के मई में, उनमें क्वेश्चन आया हुआ है कि B2 अणु का लूमो बताओ। तो B2 हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन बोरोन में, एक बोरोन में 5, तो B2 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 से कम आ रहा है। तो 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आता है 14 से कम वालों के लिए पाई पहले आते हैं, तो पाई 2px, फिर क्या आएगा पाई 2py, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz। अब अपने कितने इलेक्ट्रॉन बनने 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। जब भी देखो ऐसे समान एनर्जी का आ जाए तो हमें पता है हुंड रूल ये बोलते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इनमें, तो एक इसमें भरेंगे फिर एक इसमें भरेंगे। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 और 9 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन बनने यहाँ तक आ गए। लूमो का मतलब क्या होता है अनऑक्यूपाइड, यानी सबसे कम ऊर्जा का खाली खाली कक्ष। तो देखो यहां तक तो भरे हुए हैं, तो सबसे कम ऊर्जा का खाली कक्ष कौन सा है ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम लूमो। तो सिग्मा 2pz क्या बन जाएगा लूमो, तो कौन सा आ जाएगा सिग्मा 2p। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, सिग्मा 2p आ जाएगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर फिर 2024 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है एमओटी के अनुसार किस अणु की बंद ऊर्जा अधिकतम है। आप ये मेरे को कमेंट में करके बताओगे इसका आंसर। यदि आपका ये सही है, इसका मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको एमओटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि इस बार वाला मेथड जो मैंने स्लाइड लेके आया हूँ इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि ये मेथड पसंद आया हो तो आप कमेंट में करें ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। यदि आपको लगे कि नहीं सर आप खुद ही लिख लिख के हमारे को पढ़ाओ, तो आप वो भी हमारे को बता सकते हो कि सर आप लिख लिख के पढ़ाओ, तो हम आगे से वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम पहले पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया है। तो आप हमारे कमेंट जरूर करना ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी टीचिंग शैली पसंद आ रही है। यदि पीपीटी वाली आ रही है तो हम पहले से लिख के आपको समझा देंगे, यदि आपको लिखा लिखा के समझाना है साथ साथ में तो हम वैसा भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे को कमेंट में बता देना, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट में। यदि ये आपका सही हो रहा है इसका मतलब आपके एमओटी पूरी समझ में आ गई, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि सब्जेक्ट का सबसे टफ पेपर मानते हैं, उसका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका सेकंड ग्रेड के 100% सही होगा। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इसी प्रकार आप हमारे को प्यार देते रहो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो। आगे जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम और भी अधिक ऊर्जा से आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।